2024 में आपको आइल्स करना चाहिए या पीटी करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कनाडा ने 10 अगस्त के बाद आइल्स के ओवरऑल 6 बैंड को एक्सेप्ट कर लिया एसडीएस के अंडर, और वही हम पीटी की बात करें तो ओवरऑल 60 स्कोर पीटी का एक्सेप्ट कर लिया एसडीएस के अंडर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी चीज आसान है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज करें, अगर आप पीटी या आइल्स दोनों में से कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो भी सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने या तो बहुत सारा टाइम अपना आइल्स में वेस्ट कर लिया है या फिर बहुत सारा टाइम अपना पीटी में वेस्ट कर लिया है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कनाडा के करंट सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 6 बैंड है। और आइल्स के ओवरऑल 6 बैंड 2-3 तरीके से आप लोग ले सकते हैं। आपके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड हो सकते हैं, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड हो सकते हैं, 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड हो सकते हैं। और ज्यादातर जो पब्लिक कॉलेज हैं वो आपके 1 या 2 मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 बैंड है तो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। कनाडा के सक्सेस रेट की बात करें तो इस टाइम बहुत ज्यादा हाई सक्सेस रेट कनाडा का चल रहा है। इवन जिन स्टूडेंट का थोड़ा बहुत गैप भी है, थोड़े बहुत परसेंटेज लोअर भी है, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत ही ज्यादा वीजाज आ रहे हैं जिन स्टूडेंट के 1-2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड। वही अगर हम पीटी वालों की बात करें तो ओवरऑल 60 स्कोर एक्सेप्टेबल है। और आपका किसी भी इंडिविजुअल स्कोर है, किसी भी इंडिविजुअल मॉड्यूल में 56 या 57 से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि कैनेडियन हाई कमीशन आपका ओवरऑल 60 स्कोर ही मांगता है आपको एसडीएस कैटेगरी में कंसीडर करने के लिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आपका स्कोर 56 या 57 से कम है तो आपका वीजा आना बहुत मुश्किल है। अगर आपका स्कोर 56 या 57 से कम है तो एक तो आपको एडमिशन जो है वो बहुत मुश्किल मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो कैनेडियन इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपका मिनिमम स्कोर 56, 57, 58 मांगते हैं। उनकी ये डिमांड होती है कि आपका इंडिविजुअल स्कोर 56 या 57 से कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को आइल्स करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट को पीटी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आइल्स मार्किंग क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं आइल्स के चारों मॉड्यूल के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको दिखा रहा हूँ। आइल्स के चारों मॉड्यूल की बात करें, जैसे कि आपको पता है लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। इन चारों मॉड्यूल्स में से किसी 2 मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 बैंड हैं, 2 मॉड्यूल में 6 बैंड है या 6 से ज्यादा है तो आपका स्कोर ओवरऑल 6 बैंड बन जाता है। इन चारों मॉड्यूल में से सबसे इजी मॉड्यूल की बात करें तो वो लिसनिंग मॉड्यूल है। लिसनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 में से सिर्फ आपको 23 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं और आपका 6 बैंड बन जाता है, जो कि बहुत आसान है। अगर हम इसको पीटी की लिसनिंग से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग को नॉर्मली हम डिफिकल्ट मॉड्यूल कंसीडर करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट मानते हैं। तो अगर आपका इसमें 5.5 स्कोर भी आ जाता है, जिसके लिए सिर्फ आपको 19 स्कोर चाहिए होता है, 40 में से 19 मतलब आधे से भी ज्यादा आंसर आपके गलत हो जाते तो भी आपके 5.5 रीडिंग में बन जाते हैं। और रीडिंग में तो आपको पता है आइल्स इस टाइम पे बहुत सारे पैसेजेस को रिपीट भी कर रही है, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जो रीसेंट एग्जाम होकर गए हैं। अगर हम बात करें दिसंबर मंथ की, अक्टूबर मंथ की, अभी जनवरी मंथ के जो 2 एग्जाम होकर गए हैं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये हम जो प्रेडिक्शन पीडीएफ आपको देते हैं उसी में से पैसेजेस भी रिपीट हो जाते हैं। आइल्स बार बार रीडिंग्स को भी रिपीट करती है, जिससे आपका काम काफी आसान हो चुका है। वही अगर हम बात करें राइटिंग की, टास्क 1 की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 4 बैंड के आसपास होता है और टास्क 2 आपका 5 बैंड के आसपास होता है। तो जिसमें कि टास्क 1 की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आपको वो आ जाते हैं तो आप उसमें से 4 में से 2 बैंड बड़े आराम से कर सकते हो। और टास्क 2 में ऐसे होता है, उसके फॉर्मेट, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके मार्किंग क्राइटेरिया को अगर आप अच्छे से समझते हो, टीचर आपका अच्छा है, तो आप उसमें भी 4 बैंड लेके, तो मतलब इसमें 6 बैंड लेना इस टाइम पे मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें आइल्स की इस टाइम, तो सबसे ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट को आ रही है तो वो स्पीकिंग मॉड्यूल है। स्पीकिंग मॉड्यूल में इस टाइम पे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके स्कोर नहीं आ रहे और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसके पीछे आइल्स जिम्मेदार नहीं है या आईडीपी जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे जिम्मेदार है हम लोग, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि स्पीकिंग की डिमांड क्या है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम मान के चलें कि अगर आपके स्पीकिंग में 5.5 बैंड आ जाते हैं, रीडिंग में 5.5 बैंड आ जाते हैं और राइटिंग और लिसनिंग में अगर आपके 6 बैंड आ जाते हैं तो आपके ओवरऑल 6 बैंड लेने कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग आइल्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं
तो आपको ये 4 चीजें जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्रामर के बेसिक्स पार्ट्स पता होना चाहिए, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके टेंसेस, फिर प्रपोजिशन, कंजंक्शन और पैसिव। ये मतलब मेरा कहने का ये है कि ये अगर आप आइल स्टार्ट कर रहे हैं तो आइल स्टार्ट करने से पहले 1 मंथ आपको ये बेसिक ग्रामर का कोर्स जरूरी होता है। चाहे आप पीटी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि पीटी में भी बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जिसके ऊपर ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जरूरी है। सेकंड में आपको एक सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आपको एक सेंटेंस नहीं बनाना आता, आप आइल्स नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। पैसे आपके खराब होते रहेंगे, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। थर्ड नंबर पे है आपकी वोकैबुलरी। इतनी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी ओवरऑल 6 बैंड लेने के लिए नहीं चाहिए होती है, लेकिन एवरेज वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे आप आइल्स प्रैक्टिस करेंगे, उसको नोट डाउन करते रहते हैं, तो आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन, जिसकी तरफ हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। पंक्चुएशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आइल्स रीडिंग में भी, आइल्स राइटिंग में भी और आपकी लिसनिंग में भी। उसी प्रकार से हम जरा पीटीई की स्कोरिंग गाइड को भी देख लेते हैं, जैसे हमने आइल्स को देखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, मतलब चारों मॉड्यूल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जब हम पीटी स्टार्ट करते हैं ना, पीटी स्टार्ट करने से पहले हमें ये लगता है कि पीटी बहुत आसान है, क्योंकि पीटी में हम टेम्पलेट यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें फिक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर आराम से आ जाएगा। मैं मानता हूं कि पीटी के कुछ टास्क आइल्स के कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं। तो आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये जितनी भी सेक्शन जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये एक्चुअल में पीटी में बहुत ज्यादा आसान होते हैं। लेकिन जिन सेक्शंस को मैंने हाईलाइट किया है, जैसे आपका ऐसे राइटिंग होता है, जैसे हम ऐसे आइल्स में करते हैं, वैसे ही आपको ऐसे पीटी में भी करना होता है। पहले पीटी में टेम्पलेट चलते थे, लेकिन इस टाइम पे पीटी में टेम्पलेट वर्क नहीं करते हैं। आपको अपनी तरफ से लिखना ही पड़ता है। अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाना आता, आप कैसे लिख लेंगे? तो मतलब यहाँ पर भी आपको ग्रामर चाहिए, मतलब आपको इस वाले सेक्शन में भी ग्रामर की जरूरत होती है, जैसे हमें आइल्स में जरूरत होती है। इसी प्रकार से हम रीडिंग और राइटिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स की बात करें, उसमें भी आपका ग्रामर का और वोकैबुलरी का रोल रहता है। इसी प्रकार से ये वाली जो ब्लैंक्स होती हैं, ये वाली ब्लैंक्स होती हैं, इन सारी ब्लैंक्स में आपका ग्रामर का रोल होता है। और अगर हम लिसनिंग सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को देखें, जैसे यहाँ पर वैसे देखने को तो ये लिसनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए इसकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग राइटिंग में जा रही है। 27 नंबर इसके राइटिंग में जाते हैं, 20 नंबर इसके लिसनिंग में जाते हैं। लेकिन ये आइल्स की लिसनिंग के कंपैरेटिवली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इतना आसान नहीं। इसमें थोड़े बहुत ट्रिक्स चल जाते हैं, लेकिन इसमें जो स्पीकर होते हैं, बोलने वाले, वो काफी फास्ट बोलते हैं। अगर आप आइल्स की लिसनिंग के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो शायद ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक अच्छा स्टूडेंट चाहे वो आइल्स कर ले, चाहे वो पीटी कर ले, वो दोनों ही क्लियर कर लेगा। एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसमें उनको दिक्कत आती है। यहाँ पर जो भी सेक्शन मैंने हाईलाइट करे ना, इन चारों सेक्शन में, 5 सेक्शन में आपको जरूरत पड़ती है, आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एमसीक्यू भी होते हैं, रीडिंग के भी होते हैं, लिसनिंग के भी होते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होते हैं। इसके लिए आपकी अच्छी पकड़, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो मतलब आप स्पीकिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्पीकिंग में अच्छा स्कोर आपका आ जाएगा। लेकिन आप अगर मार खाएंगे तो आप राइटिंग में मार खाएंगे या फिर लिसनिंग में मार खाएंगे। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, आप आइल्स की क्लास भी लगा के देख सकते हैं, पीटी की क्लास भी लगा के देख सकते हैं। जो जो सेक्शन मैंने आपको हाईलाइट किए ना यहाँ पे, इनके ऊपर जरूर फोकस करना और देखना क्या इनके लिए कोई टिप्स हैं, इनके लिए कोई टिप्स नहीं है। वो बेसिक्स इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, तभी आप कर पाओगे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने दोनों एग्जाम का इवेल्युएट करके आपको बता दिया है कि दोनों एग्जाम्स में कौन सी चीज मुश्किल है, कौन सी चीज आसान है, कौन सा क्वेश्चन टाइप इजी, कौन सा क्वेश्चन टाइप डिफिकल्ट है। बाकी आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली हमारी वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, आप डिसाइड कर पाएंगे कि अब आपको आइल्स करना है या पीटी करना है। हमारे पास दोनों ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। कंटेंट अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इसको प्लीज लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।